तो देखो भाई लोग, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो जाने के बाद आप एकदम पक्का एडवोकेट बन जाओगे और आपको बहुत सारा केसेस लड़ना है, जम के प्रैक्टिस करना है ना। और ऐसे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कैसे फॉर्मेट ड्राफ्ट किया जाता है, कैसा फॉर्मेट होता है, कैसे ड्राफ्टिंग करो, ये सबको लेके। अगर आप एक बार मेरी चैनल पर आ गए हो तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको हर एक फॉर्मेट देती रहूंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मैं बहुत कुछ फेस किया है और मैं नहीं चाहती और जो सारा जूनियर लॉयर्स का हालत पहले से ही खराब है, दिन ब दिन और भी बदतर होता जा रहा है। तो इसी में मैं जो सारा फॉर्मेट्स होता है, मैं ड्राइवर्स रिट पिटीशन एंटिसिपेटरी बेल का फॉर्मेट ऑलरेडी दे चुकी हूँ और आज मैं जो फॉर्मेट आपको देने जा रही हूँ, अगर आप इसको एक बार दिमाग में घुसा लो, सही तरीके से समझ लो कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, तो मैं गारंटी देती हूँ ये आपका एक जरिया बन जाएगा फ्यूचर में कमाने का। ठीक है, अरे 5 साल 3 साल पढ़ाई किए हो कमाने के लिए, है ना। तो इसीलिए ये जो फॉर्मेट है या फिर एप्लीकेशन है, ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है। क्योंकि सपोज अगर इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में 10 घर है तो 8 घर में ये जो केस है ये चलता है। क्योंकि आजकल तो ये ट्रेंड में ही है, एक दूसरे का जो तरक्की है उससे जलो और ये वाला जो केस है वो कर दो। चल करके वो जो तरक्की कर रहा है घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, ये पिटीशन फाइल कर दो, वो नहीं कर सकेगा। या फिर घर भर बनाने के लिए जो सारा रॉ मटेरियल्स लगता है वो उसको लाके वहाँ पर स्टोर नहीं कर सकेगा, रख नहीं सकेगा, तो इससे क्या होगा, वो घर नहीं बना पाएगा। ऐसा जलने के मारे ये सारे पिटीशंस लोग करते हैं। बट हाँ, जोक्स अपार्ट, ये जो पिटीशन है वो सीरियस केसेस में भी होता है, मैं ये डिनाई नहीं करूंगी। ठीक है, बट ज्यादातर केसेस में देखा जाता है झूठ मूठ का किसी को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए ये सारा केस लोग कर देते हैं। तो जब भी आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करके आप लिटिगेशन में ज्वाइन करोगे, तब कुछ टिप्स मैं आपको बताई हूँ। जब एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर या फिर जूनियर एडवोकेट लिटिगेशन ज्वाइन करता है, उनको क्या करना चाहिए, तो ये वाला वीडियो में मैं डिटेल में बता के रखी हूँ आपको क्या करना चाहिए। और ऐसा ही आपको करना है आपका शुरुआती दिनों में। और अगर ये सारे पॉइंट्स अपना जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सको तो आपके पास केस का कोई भी कमी नहीं रह जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट पापिया। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल डिकोड द लॉ। तो आज मैं जो एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगी वो है ये, और वो है ये एप्लीकेशन। और ये एक इंजंक्शन मैटर है जो हम फाइल करते हैं अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, एंड इसके साथ हम लोग सेक्शन 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ये वाला जो एप्लीकेशन है हम लोग फाइल करते हैं। ये जो फॉर्मेट है इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी। मैं पहले आप लोगों को बताती थी कि आप लोगों को अगर ये वाला पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग ईमेल करो मुझे, ठीक है। बट अभी मैं एक टेलीग्राम चैनल ओपन कर ली है, आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है और ये वाला पीडीएफ वहां पर रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ईमेल पर सबको भेजना एक प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है, जो एडवोकेट का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जितना ज्यादा है, ये जो केस है इसका नंबर भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। सपोज किसी का एक्सपीरियंस है 10 साल, तो मैक्सिमम हो सकते हैं 1000 बार वो एडवोकेट ये वाला एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर चुके हैं। तो ऐसा केसेस में क्या होता है, उनके पास एक फॉर्मेट ऑलरेडी रहता है, अपना कंप्यूटर पर या फिर लैपटॉप पर एक फॉर्मेट ड्राफ्ट किया हुआ रहता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जब भी कोई पार्टी आता है वो उनका सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं, जो मैटर है उनका जो सिचुएशन है वो सिर्फ मॉडिफाई करके एडजस्ट करके वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पर फिक्स कर देते हैं और उसके बाद वो जा कर के कोर्ट में फाइल कर देते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी ये जो एप्लीकेशन है ये आप ड्राफ्ट करके अपने पास रख लेना और आपके पास जो क्लाइंट आएंगे आप अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके आप फाइल कर सकोगे। और ये सारा जो एप्लीकेशन है कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं मैं झूठ मूठ के बना के आपको दिखा दे रही हूँ। ओके, सो ये वाला फॉर्मेट जब भी आप अपना जो एरिया है वो वाला कोर्ट में जाके फाइल करना चाहोगे, तब सपोज आपके पास कोई सीनियर भी नहीं है, आपको सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये कोर्ट है, किसी का नानी का घर नहीं है। ओके, और जो कोई भी सोच रहे हो दैट नॉन एसी पर काम करना पड़ता है और कोर्ट रूम के पंखा भी ठीक से नहीं चलता है, गले तक बैंड पहन के काला कोट पहन के रहना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो या फिर कहीं पर भी लिखो। ओके, क्योंकि देखो 5 साल या फिर 3 साल हम लोग लॉ पढ़ाई करते हैं सिर्फ ये कोट पहनने के लिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट हम लोगों का इमोशन है। ये सपोज जो कोई इंसान एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किए है, क्या वो लोग पहन पाएंगे? ये हमको एक अथॉरिटी देता है, ये काला कोट हमको एक अथॉरिटी पावर देता है
किसी इंसान का केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट हो जाने के बाद, है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और मेरे को ये लगता है जो सारे स्टूडेंट्स या फिर जो सारे बच्चे लॉयर बन पाते हैं वो सबसे लकी होता है। लकी सब लोग होते हैं, बट जो लॉयर बनते हैं दे आर द मोस्ट लकीएस्ट वन। ठीक है, तो आपको करेजियस हो करके इस फील्ड में आगे बढ़ना है। चुटकी बजाते ही जिंदगी में कुछ नहीं आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है ये फाइल हुआ था इन द कोर्ट ऑफ लर्नेड 5th सिविल जज जूनियर डिवीजन हावड़ा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच कर लूँगी। ओके, और इसके बाद ये जो टाइटल शूट है इसका नंबर लिखा गया है, तो आप कोर्ट का जो नाम है उसके नीचे देख सकते हो। और उसके बाद प्लेंटिफ्स का नाम, डिफेंडेंट्स का नाम। ठीक है, और इसके बाद इन द मैटर ऑफ ये लिख करके आपको लिखना पड़ेगा एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल्स 1 and 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रीड विथ 151 CPC। ये जो 151 CPC है, क्या ये आपको पता है? 151 CPC वहाँ पर अप्लाई किया जाता है जहाँ पर कोर्ट का इनहेरेंट पावर का कुछ है। ठीक है, मतलब कोर्ट, ये जो इंजंक्शन मैटर है वहाँ पर कोर्ट अपना डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सटेंड करके इंजंक्शन ग्रांट करते हैं। तो 151 इसीलिए लिखा जाता है। और जब भी आप कोई इंजंक्शन मैटर अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 पर फाइल करोगे तब 3 चीज़ सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक है प्राइमा फेसी मैटर, दूसरा है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इनकन्वीनियंस, और तीसरा है इरिपेयरेबल लॉस, मतलब उनको कुछ लॉस हो रहा है। तो ऐसा केसेस में आप ये वाला केस फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पार्टी आपके पास आएगा आपको उनको डराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले से ही वो इंसान डरा हुआ रहता है और उसके बाद ज़्यादा केस पाने के चक्कर में अगर आप उनको डराने लग जाओगे, ह्यूमैनिटी आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। और दूसरा पॉइंट, ह्यूमैनिटी इस फील्ड में बहुत कम देखा जाता है, बट दैट डजंट मीन ह्यूमैनिटी नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी बुरा सोचना नहीं है, बुरा किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि आपका जो कर्मा है वो आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद एंड लिख करके थोड़ा सा गैप दे करके लिखना है द हम्बल पिटीशन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ अबव नेम्ड। ठीक है, तो ये एक प्लेंट है। तो अगर आप इसका रिटन स्टेटमेंट चाहते हो, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? इस प्लेंट का आंसर होता है रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब जो सारा पॉइंट्स यहाँ पर रहेगा आपको वो सारा पॉइंट्स को रिटन स्टेटमेंट में खारिज करना है, और मतलब डिनाई करना है। और डिनाई भी जो आप करोगे वो इवेसिव डिनाई नहीं होना है, उसको कंप्लीटली डिनाई करते हुए लिखना है। तो अगर आप चाहते हो इसका रिटन स्टेटमेंट तो कमेंट करके बताओ, मैं एक वीडियो बना दूंगी इस प्लेंट का रिटन स्टेटमेंट आपको कैसे फाइल करना है उसके बारे में भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, सो नंबर 1, मोस्ट रेस्पेक्टफुली शेरवेथ लिख करके नंबर 1 पर लिखा गया है दैट द प्लेंटिफ्स फाइल्ड द इंस्टेंट सूट praying for declaration and injunction and other consequential reliefs on facts and grounds stated in the plaint। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हर एक पिटीशन में रहता है। ओके, क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन शूट फाइल किया गया है, और कंसिक्वेंटल जो सारा रिलीफ्स होता है वो लोग हम प्रेयर पोर्शन में देखेंगे जब मैं आपको इसका लास्ट पोर्शन में लेके जाऊंगी। ठीक है, तो ये रहता है। और उसके बाद आपको शुरू करना है रामायण, मतलब पॉइंट 2 से चालू करना पड़ेगा। मतलब जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो एक वास्तु लैंड है या फिर क्या है उसके बारे में आपको डिटेल्स लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो 6 डेसिमल रास्ता था, मतलब जो एरिया था बिल्डिंग वगैरह, ऐसा करके लिखना है। ओके, और इसके बाद आपको जो RS दाग नंबर या फिर जो LR खोतियान नंबर होता है, मौजा डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पुलिस स्टेशन, मतलब पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है पॉइंट 2 पर। और थर्ड पॉइंट पर जो सारा मतलब एरिया साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ऐसा जो डायरेक्शन होता है वो मेंशन करना पड़ता है। और 4 पॉइंट में जो डिफेंडेंट है उसका प्रॉपर्टी जो है उसका पूरा डिटेल्स लिखना पड़ता है। और 5 नंबर पर जो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि ये केस में प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट कुछ ऐड किया गया था। प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट मतलब, और यहाँ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट मतलब वो डिफेंडेंट होता है जिसका जो पर्टिकुलर केस यहाँ पर फाइल हुआ है इन पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, एंड इन लोगों को मैं विटनेस या फिर कोर्ट में बुला सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट वगैरह प्रूव करने के लिए, तो इनको हम लोग प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट में ऐड कर देते हैं, तो इनको बोला जाता है प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। और दूसरा पॉइंट में तो यहाँ पर प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट के बारे में ऐड किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर 5th पॉइंट पर लिखा गया है। और नेक्स्ट 6th पॉइंट पर लिखा गया है
दैट जो सारा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है डिफेंडेंट का उसका डिस्क्रिप्शन दे करके और जो प्रॉपर्टी का सामने वाला जो एरिया है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। मतलब जो पर्टिकुलर पोर्शन में इंजंक्शन फाइल किया जा रहा है उसका लेंथ, उसका मतलब जो साउथ में क्या है, कौन सा शेड्यूल में पड़ता है, शेड्यूल डी में हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, ओके। और 9th पॉइंट में लिखा गया है दैट इलीगली एंड फोर्सफुली इंक्रोच करके वो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा गया है, ठीक है। और 10th पॉइंट पर लिखा गया है दैट जो प्लेंटिफ का जो प्रॉपर्टी है वहाँ का जो इनग्रेस एग्रेस है, मतलब आने जाने का जो रास्ता है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है प्रॉपर्टी में घुसने के लिए, वो लिखा गया है। और 11th पॉइंट पर लिखा गया है दैट जो सारा डिफेंडेंट पार्टी का जो सारा काम चल रहा है उसके वजह से जो प्लेंटिफ पार्टी है उनका पीसफुल पोजीशन पर अड़चन हो रहा है, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। और 12th पॉइंट में दैट जो सारा प्रॉपर्टी है, जो सारा रॉ मटेरियल्स है कंस्ट्रक्शन के लिए उसको हटाया जाने के लिए बोला गया है। और 3rd प्रॉपर्टी में जो वो लोग कब से ये कंस्ट्रक्शन करना चालू किए वो बताया गया। और यहाँ पे जो डेट बताया गया है दैट इज 28 नवंबर 2020। मैं बस यूँ ही बता रही हूँ, ये गलत लिखा गया है। इस डेट में जो मेरा क्लाइंट है वो लोग थे ही नहीं यहाँ पर, मतलब वो लोग हरिद्वार गए थे कुछ टूर वूर वगैरह करने के लिए। और जो सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है वो तकरीबन दिसंबर 3rd या 4th दिसंबर से चालू है, यहाँ पर पूरा लिखा गया है 28 नवंबर से चालू किया गया है। तो ऐसा जो पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखना है रिटन स्टेटमेंट में खारिज करने के लिए, ठीक है, डिनायल के लिए। और 14 पॉइंट में लिखा गया है दैट जो सारा डिफेंडेंट्स पार्टी कर रहा है उसको इंजंक्शन जारी करके उसको स्टॉप किया जाए, रिस्ट्रेन किया जाए। और 5th पॉइंट में जो सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एक इलीगल एंड बैड मोटिवेशन से हो रहा है, मतलब वो बैड मोटिवेशन से किया जा रहा है, मतलब इलीगल समथिंग, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। अनदर 16 पॉइंट पर लिखा गया है दैट जो मैं पॉइंट आपको बताई, प्राइम ऑफिसी केस मेड आउट हो रहा है एंड एक फेयर क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस इररिपेयरेबल लॉस हो रहा है। तो ऐसा केसेस में इंजंक्शन जारी मतलब किया जा सकता है जो प्रोविजन पर बताया गया ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 पर, या बेयर एक्ट खोल के देख लेना, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। 17 पॉइंट में जो लिखा गया है दैट जो सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ये आउट ऑफ ग्रज जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है प्लेंटिफ का जो शेड्यूल प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी, वहां पर हो रहा है, ऐसा मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। 18 पॉइंट पर लिखा गया दैट इनकन्वीनियंस इज इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब जहां पर आप इंजंक्शन के लिए क्लेम कर रहे हो वहां पर आपको दिखाना पड़ता है जो सारा पॉइंट सेक्शन में बताया गया है वो फुलफिल हो रहा है, मतलब प्राइम ऑफिसी केस, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस एंड इररिपेयरेबल लॉस। सो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। और 19 नंबर पॉइंट पर लिखा गया है दैट जो सारा यहाँ पर लिखा गया है वो बोनाफाइडली एंड फॉर द एंड ऑफ जस्टिस किया गया है। और इसी बात पे अभी सब्सक्राइब कर लो, इसके बाद मैं प्रेयर बताऊंगी। चलिए प्रेयर बता देती हूँ आपको। प्रेयर में बताया गया है दैट आई विल रीड द पोर्शन। इन द सर्कमस्टांसेस इट इज हम्बली प्रे दैट योर ऑनर मे ग्रेशियसली बी pleased to pass an order of temporary injunction with a rule of ad interim injunction with a rule of ad interim injunction, okay, मतलब जो ad interim injunction interim order जिसको बोला जाता है वो पास किया जाता है, or like nature restraining the defendants number 1 and 2 and their men and agent from making any further construction at the C schedule property by encroaching the schedule B below property in the manner whatsoever and or changing the nature and character of base schedule कॉमन पैसेज, मतलब यहाँ पर कॉमन पैसेज पर इंजंक्शन जारी किया जा रहा है, ठीक है। इन एनी मैनर टिल डिस्पोजल ऑफ द इंजंक्शन पिटिशन एंड और टिल डिस्पोजल ऑफ द सूट एंड और पास सच अदर ऑर्डर और ऑर्डर्स एज योर ऑनर मे डीम फिट एंड प्रॉपर एंड योर पिटिशनर इज इन ड्यूटी बाउंड एंड शैल एवर प्रे। तो ये बोलकर हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल दिया जाता है, ये सारा जो शेड्यूल होता है यहाँ पर पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल्स डाला गया है, ठीक है। और इसके बाद आपको एक एफिडेविट अटैच करना पड़ेगा जहाँ पर मतलब सब कुछ सच है, बाई फेथ हिंदू है, ऑक्यूपेशन जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, एज क्या है वो लिखकर जो डिपोनेंट है मतलब जो बोल रहा है ये सब उसको साइन करवाना पड़ेगा, और जो एडवोकेट है उसका साइन वगैरह यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये था होल इंजंक्शन पिटीशन। और इसके साथ हम लोग एक और पिटीशन फाइल करते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो एसडीएम ऑफिस में, मतलब सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास, जो है 144 सीआरपीसी जो कर्फ्यू के बारे में बताता है, 144 सीआरपीसी, उसके बारे में हम लोग एक एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। और अगर आप चाहते हो, अगर आप 144 के ऊपर एक वीडियो बने, एप्लीकेशन कैसे करना है इसके ऊपर एक वीडियो बने, तो कॉमेंट करके बताओ, मैं एक वीडियो बना दूंगी, कैसे आपको पूरा करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है।
सो आई होप आपको कुछ वैल्यूएबल मिला है इस वीडियो से। और इसी बीच में मैं आपको बता देती हूँ 2 सब्सक्राइबर ऑफ द वीक, ठीक है। पहला है मीना अली, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बात भी होती है आपसे। और सेकंड है रितु पटेल जी। रितु पटेल ये है सेकंड सब्सक्राइबर ऑफ द वीक। तो ऐसे ही मैं 2 जन का नाम हर एक वीडियो पर बताती रहूंगी और ये डिपेंड करेगा आप कितना कमेंट करते हो इसके ऊपर, मतलब आप कितनी कंसिस्टेंट हो इसके ऊपर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल मिला है। और अगर आप ये फॉर्मेट चाहते हो मेरी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। इसी के साथ इंस्टा पर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब करना ना भूलना है और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उन लोगों को भी ज़रूरत होगा ऐसा कुछ वीडियोस पिटिशन फॉर्मेट, उनको भी हेल्प किया कीजिए। अगर आप उनको हेल्प करोगे तो आपको भी हेल्प कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जम के प्रैक्टिस करो।